इन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर मुगल एम्पायर के बारे में, स्पेशली अकबर के रूल के बारे में, और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी लॉन्चेस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑफर। आपको मिलेंगे 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स एंड मेंस टोटल 80 टेस्ट सीरीज एवरी ईयर वर्थ ₹45,000 फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लेते हैं GS कॉम्बो एंड आइकॉनिक प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। Also, Unacademy launches one subscription to Crack It All. Now take a GS plus optional subscription and get 25% plus 10% discount using code ARPITA10 and extra 10% discount. This is only if you take GS plus optional combo pack plus test series of pre, mains and optional. All these offers are only till 28th of August 2021. So hurry, the links are given in the description box. Subscribe now. आज हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बाबर ने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया, दौलत खान लोदी के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को हराया गया। और पर्टिकुलर ये जो वाला जो पार्ट था, जिसको आप येलो रीजन में देख सकते हैं, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, ये बाबर की डेथ से पहले 1530 तक इतना पार्ट था। फर्दर इसमें हुमायूं ने एक्सपेंशन किया, बट हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा दैट हुमायूं वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट किंग, दो ही वाज अ गुड पर्सन एज फार एज द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लिटरेचर पार्ट वाज कंसर्न, बट स्टिल फर्दर एक्सपेंशन इतना हो नहीं पाया। उसके बाद हम देखेंगे कि अकबर की जो डेथ होती है 1605 में, जो कि हुमायूं के बाद आए, फर्दर एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। ये जितना भी आप पार्ट देख सकते हैं टेकन से ऊपर का, दिस होल पार्ट मैं शेड कर देता हूँ, दिस होल पार्ट, ये सारा पार्ट अकबर ने एक्सपैंड किया था, एक्सपेंशन बनाया था, इस पर अपना पावर स्थापित करी थी। ये सारा पार्ट अफ़गानिस्तान में कांधार, काबुल से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक, और फर्दर आप देखेंगे कि पूरा जो मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है, इवन वो भी फर्दर औरंगजेब से डेक्कन तक भी ले जाएगा, जिसके बाद 1707 में डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जो नाम है, इट वाज अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ही वॉज वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्परर ड्यूरिंग द मुगल एरा, बिकॉज अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो केवल और केवल पावर और इन्फ्लुएंस में, मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ही काम नहीं करा उन्होंने जैसे बाबर ने किया, बट पॉलिटिकल भी, कल्चरल तरीके से भी और इकोनॉमिक डोमिनेंस पर भी काम किया गया था अकबर के द्वारा। देखिए, अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, ब्रूट माइट की स्ट्रेंथ पर आप एक्सपेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन एम्पायर को अच्छे से उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। लोग अगर खुश नहीं रहेंगे आपके अंडर, आपके एम्पायर में, आपके पावर स्ट्रक्चर के तहत, तो आप ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। दो अगर आप कर भी लेते हैं मिलिट्री की स्ट्रेंथ पर, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसलिए अकबर ने पॉलिटिकल तरीके से भी, कल्चरल तरीके से और इकोनॉमिक डोमिनेंस को भी स्थापित किया अंडर द मुगल एम्पायर, और इसलिए अकबर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर माना जाता है। अब अकबर की जो पोजीशन थी, इट वाज इन डेंजर। जिस तरीके से हुमायूं की डेथ होती है 1556 के अराउंड, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ पर अकबर का कन्फ्रंटेशन होता है हेमू की पूरी आर्मी के साथ। हेमू वॉज अ वेरी ग्रेट जनरल, मिलिट्री जनरल और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत ही बेहतरीन। और जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगी 1556 में, ऑलमोस्ट अराउंड फर्स्ट बैटल के 30 ईयर्स बाद, तो जो डिसीजन होगा वो मुगल विक्ट्री की तरफ जाएगा। शुरू के 5 साल बैरम खान एक्टेड एज द रीजेंट ऑफ, बेसिकली एज अ मेंटोर टू अकबर, बट बाद में अकबर बैरम खान को रिमूव कर देते हैं ड्यू टू सर्टेन कंस्पिरेसीज, एंड ही वाज सेंट टू मक्का, बट बैरम खान वाज किल्ड ऑन हिज वे ऑन अफगान। आप फर्दर हम इसमें भी लेक्चर में बात करेंगे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में अकबर के, दी वर क्वाइट एक्सटेंसिव, प्लस ऑल्सो अकबर का राजपूताना के साथ भी काफ़ी तरीके के जो संबंध थे वो अच्छे स्थापित हुए, बट स्टिल जो मेवाड़ के जो राणा थे उनसे कभी भी प्रॉपर तरीके से अलाइंसेस बिल्ड नहीं हो पाए। इन 1556 इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, he, that is Akbar, defeated Soors
यानी कि जो शेरशाह सूरी के जो वजीर थे हेमू को डिफीट करा गया। फर्दर 1556 से 1560 के जो 4 साल का जो पीरियड है, अकबर रूल अंडर बैरम खान रिजेंसी। बैरम खान को टाइटल दिया गया खाने खानम का। अकबर की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी इस समय। एंड देन फर्दर 20 साल बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, जिसमें अकबर का डायरेक्टली सामना नहीं होता है, मानसिंह को भेजा जाता है, बट अकबर डिफीटेड राणा प्रताप, फॉलोइंग द मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड अकबर्स पावर, अकबर्स रेन, अकबर्स सुसेनिटी। फर्दर अकबर ने गुजरात के जो रूलर थे मुजफ्फर शाह, उनको भी डिफीट करा 1576 के बाद। और इसी के लिए बुलंद दरवाज़ा को भी बनाया गया। आपको बुलंद दरवाज़ा से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को जब हराया गया अकबर के द्वारा, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाज़े फतेहपुर सीकरी में बनाया गया, कमोमरेट करने के लिए। ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसी वॉज, जो कि अकबर की पॉलिसीज थी टुवर्ड्स राजपूत, इट वॉज नेवर लाइक दैट ऑफ बाबर, जहाँ पर बाबर का एक बहुत हॉस्टाइल सा बिहेवियर था अगेंस्ट दी राजपूत्स। बट अकबर के जो रिलेशंस थे राजपूत्स के साथ वो काफ़ी अच्छे भी थे। अकबर ऑल्सो मैरिड राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई, द डॉटर ऑफ राजा भारमल। और फर्दर आप देखेंगे मुगल में अकबर के बाद जो टोटल 4 जनरेशन आने वाली जो 3 जनरेशन्स हैं, उनमें भी राजपूत्स मुगल आर्मी में किसी न किसी तरीके से बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर काम करेंगे। एंड मैनी ऑल्सो सर्व्ड इन द पोजिशन ऑफ मिलिट्री जनरल जस्ट लाइक राजा मानसिंह एंड राजा भगवान दास। Akbar also appointed Raja Man Singh and also Raja Bhagwan Das in the senior position of the Mughal administration. But still कुछ ऐसे राजपूत स्टेट्स हैं, मेजॉरिटी तो राजपूत स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, दे सरेंडर्ड टू अकबर, बट स्टिल जो मेवाड़ के जो राणा थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इसके, एंड दे कंटिन्यू टू कन्फ्रंट इवन दो दे वर डिफीटेड सेवरल टाइम्स। आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के बाद फर्दर जो अलायंस बिल्ट होगा मेवाड़ के पर्टिकुलर एरिया में, वो फर्दर जहांगीर तक जाएगा और ये राइवलरी चलती ही रहती है टिल शाहजहां। इन 1576 द मुगल आर्मी डिफीटेड राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ फाइट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ साथ माइट की भी महाराणा प्रताप ने दी। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डिफीटेड एंड दी अदर फॉलोइंग दिस अदर राजपूत लीडर्स ऑल्सो सरेंडर्ड टू अकबर्स, और उन्होंने भी अकबर का जो रूल था उस पर सरेंडर कर दिया, दे एक्सेप्टेड द पावर। बट इसमें अगर हम बात करें कि जो अकबर की पॉलिसी थी टुवर्ड्स राजपूताना, इट वॉज कंबाइंड विद ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन। ऐसा नहीं था कि जैसे अगर हम बाबर की पॉलिसीज़ को देखेंगे तो बाबर वॉज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स राजपूत्स, वहाँ पर अलायंसेस की बात ही नहीं की जाती थी, डायरेक्टली कैप्चरिंग की बात की जाती थी। बट अकबर ने उस पॉलिसी को हटाया, अकबर ने रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा। ही ऑल्सो अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स एंड ऑल्सो जजिया टैक्स को भी हटाया गया, जो कि नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम पर लगाया जाता था। अगर रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, मेजर रीज़न कि अकबर का जो पावर स्ट्रक्चर है वो इतने अच्छे से काम कर पाया मुगल एम्पायर में, मुगल डायनेस्टी में बाबर और हुमायूं के बाद, इट वॉज क्रेडिटेड टू द रिलीजियस पॉलिसी एंड रिलीजियस टॉलरेशन। अगर ऐसा नहीं होता, स्पेशली नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में जहाँ पर हिंदूज़ में इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में है और पॉलिथिज्म ज़्यादा प्रोफेस किया जाता है, ऐसे पार्ट में स्ट्रिक्ट जो लॉस थे जैसे कभी दिल्ली सल्तनत में फॉलो किए जाते थे, अगर ऐसा होता तो अकबर का जो रेन है, स्पेशली जो मुगल एम्पायर है, वो भी कुछ ही सालों तक अच्छे से काम कर पाता और उसके बाद ख़राब हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, कोलैप्स हो जाता। इन 1562 अकबर ने जजिया को भी हटा दिया और उनकी जो हिंदू वाइफ्स थी उनको भी, जो उनके जो गॉड्स थे या गॉडेसेस थी, पॉलिथिज्म जो था उसको वर्शिप करने के लिए भी अलाउ करा हुआ था। ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्ट शरीयत लॉ थे जिसमें कि आइडल वर्शिपिंग जो है वो बैन थी या मना थी या उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी, ऐसा नहीं था। अकबर काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट किंग माने जाते हैं। 1575 में ही ऑल्सो बिल्ट इबादत खाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर बात करी जाती है, क्वेश्चन अगर मेंस में आता है फॉर रिगार्डिंग दी अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना को भी बिल्ड करा। इट वॉज बेसिकली हाउस ऑफ वर्शिप जहाँ पर
ये फतेहपुर सीकरी में स्थित था। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उस समय के, जो कि थियोलॉजी में यानी कि रिलीजन, जो रिलीजियस स्टडी होती है, जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, हिंदुज़म, जैनिज़्म एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, जिसमें कि पारसीज जिसको प्रोफेस करते हैं, उन्हीं सभी स्कॉलर्स को इन्वाइट किया गया और एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन और मीटिंग की तरीके से थी। ही डिड नॉट लाइक द इंट्रूजन ऑफ द मुस्लिम उलेमास, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करते थे इन द पॉलिटिकल मैटर। और इसलिए आप देखेंगे कि अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो इसलिए इतनी ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेशन उसमें था, बिकॉज मुस्लिम उलेमास का जो इंट्रूजन या जो इंटरवेंशन था, अकबर मोस्ट ऑफ द टाइम ही डिडंट लाइक दैट, स्पेशली जब रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटरफेयर करने लगे और इस तरीके से कि वो और रिलीजन्स को छोटा बताए और रेडिकल इस्लाम को आगे करे। तो एट सम पॉइंट और द अदर ही डिडंट लाइक दिस काइंड ऑफ इंट्रूजन। एंड बेसिकली इन 1579 he also delivered the infallibility decree and proclaimed his religious powers। और 1582 में ऑलमोस्ट 3 साल बाद एक नया धर्म जिसको बोला जाता है दीन इलाही और डिवाइन फेथ वॉज प्रोपोगेटेड बाय अकबर। हालांकि ये रिलीजन जो है दीन इलाही ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, इसके कोई ज़्यादा फॉलोअर्स हुए नहीं, बट इसके आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस और मेजर इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दैट दीन इलाही में एक ऐसा नया रिलीजन था जिसमें केवल एक भगवान को माना जाता था, मोनोथिस्टिक को माना जाता था, मोनोथिज्म में माना जाता था, वन गॉड को माना जाता था। इसको आप देख सकते हैं जो आर्य समाज है, आर्य समाज होगा या फिर जितने भी एब्राहमिक रिलीजन्स हैं लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वहाँ पर भी जहाँ पर वन गॉड की बात करी जाती है, जहाँ पर मल्टीपल गॉड्स नहीं वन गॉड की बात की जाती है, मोनोथिज्म की बात की जाती है, ये दीन इलाही में था। इट हैड ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ एवरी रिलीजन, सारे रिलीजन्स के अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स थे, लाइक गुड डीड्स, डोनेशन, ज़कात, इस तरीके की जो बातें थी, लोगों की मदद करना, अच्छे डीड्स करने, ये इसके सारे जो अच्छे पॉइंट्स थे हर रिलीजन के, उनको लिया गया। इट्स फाउंडेशन वॉज बैलेंस्ड, it was not discriminatory and it didn't endorse any such strict philosophy जहाँ पर एक रिलीजन को सही बताया जाए और दूसरे को गलत। फर्दर दीन इलाही में it aimed at bridging the gap that separated different religion, बट आपको इसमें याद रखना है कि इस रिलीजन का बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ और इसमें केवल 15 फॉलोअर्स ही थे, इंक्लूडिंग वन ऑफ द कोर्टियर्स बीरबल। अकबर ने वैसे इसको ज़्यादा फैलाया भी नहीं, इसको प्रोपोगेट भी ज़्यादा नहीं किया गया, कंपेल भी नहीं किया गया किसी को कि इस रिलीजन को वो माने। और फर्दर ये नया जो रिलीजन था जिसको कि आज आप इस रिलीजन को जो दीन इलाही है, इसको आप ऑलमोस्ट यू कैन से कि एक मोनोथिस्टिक रिलीजन था ये, जो कि मोनोथिज्म में मानता था, बट बिकॉज ऑफ 15 फॉलोअर्स एंड नॉट गेटिंग प्रोपोगेटेड वेल इनफ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फिलोसफी भी नहीं थी, प्लस इसके कोई ज़्यादा जो टेक्स्ट थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी प्रॉपर नहीं थी, अनलाइक अदर रिलीजन्स। दीन इलाही प्रूव टू बी अ फेल्यूर एंड आफ्टर अकबर्स डेथ ये फर्दर प्रोपोगेट नहीं होता है। उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि रेडिकल इस्लाम जो पावर में आना लग जाएगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुगल जो रिलीजन जब इंटरफेयर करता है पॉलिटिक्स में। अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल, अकबर ने काफ़ी सारे लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट करे एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये 1580 तक इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो थे वो काफ़ी अच्छे से काम भी करा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगर हम बात करें, एक है बंदोबस्त सिस्टम और धशाला सिस्टम और दी जब्ती सिस्टम। अब अगर इस सिस्टम के अंदर बात करें, द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स, यानी कि पिछले जितने भी 10 साल हैं। एज पर दैट द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड। और आपको इसमें याद रखना है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन स्पेशली एमसीक्यू में, दैट ये आपको टर्म्स दे दी जाएंगी, पोलज, परौती, छाछर, बंजर। आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ऐसी लैंड जो कि हर साल कल्टीवेट होगी उसे कहा जाता है पोलज, फर्टाइल लैंड है ये। इससे लेस फर्टाइल होगी ऐसी लैंड जिसको 2 साल में एक बार यूज़ किया जाएगा, उस पर उपज होगी, ये है परौती। इससे थोड़ी सी लेस फर्टाइल, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनाई जा सके। उसके बाद छाछर, जिसको कि 3 से 4 साल में एक बार। एंड देन बंजर, यानी कि इनफर्टाइल लैंड जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है, उसे 5 या 5 से ज़्यादा साल में अगर एक बार यूज़ किया जाएगा तो वो बंजर ज़मीन कहलाएगी। प्लस जो पेमेंट होती थी इस रेवेन्यू की, इट वॉज जनरली कैश, तो आपको ये भी बात याद रखनी है। बट ये टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न्ड। पलौज, परौती, छाछर एंड बंजर या बांजर।
अगर मनसबदारी सिस्टम की बात करें, इट वाज अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी मनसबदारी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर मनसब यानी कि एक रैंक प्रोवाइड की जाती थी टू एवरी ऑफिसर। सबसे जो लो रैंक थी वो थी 10 और सबसे हाईएस्ट जो रैंक थी इट वाज 5000, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से आते हैं, आप रॉयल ब्लड से हैं या फिर आप बस रिक्रूट होकर आए हैं डायरेक्टली। प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव्ड इवन हायर रैंक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और ये जो रैंक थी इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ज़ात और सवार में। ज़ात बेसिकली मीन्स पर्सनल एंड इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। वहीं पर अगर हम सवार की बात करें, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन ऑफ अ पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। हर सवार को कम से कम 2 घोड़े यानी कि 2 horses he has to maintain at that point of time, and all such appointments, promotions and dismissals were directly made by the emperor। इससे हमें ये बात प्रूव हो जाती है there was not any such division of power जैसे हमें आज देखने को मिलता है। division of power नहीं था, लास्ट की जो पावर है अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, डिसमिसल्स की, वो डायरेक्टली एम्पर के पास ही रहती थी। न फर्दर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में और बात करें, एम्पायर को सूबों में यानी कि प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिनको कि सूबेदार गवर्न करते थे। अभी जो सूबेदार है यहाँ पर भी आप देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर नहीं, बिकॉज सूबेदार पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर दोनों को ही संभाल रहे थे। और हर सूबे में फर्दर जो ऑफिशियल्स आ जाते थे वो आ जाते थे दीवान, बख्शी, सादर और काजी। फर्दर देयर वॉज ऑल्सो अनदर डिवीजन जिसको कि जागीर सिस्टम भी कहा जाता है। इट वॉज अलॉटेड टू दी मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जागीरदारी क्राइसिस ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द मेन रीजन्स कि औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर वो वीक हुआ। देन देयर वॉज ऑल्सो द खलीसा लैंड सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रैक्ट रिजर्व फॉर रॉयल एक्सचेकर सिस्टम, और इनाम सिस्टम जिसमें कि रिलीजियस लीडर्स को जमीन दे दी जाती थी एंड हाफ ऑफ इट वॉज अनकल्टिवेटेड। आपको टर्मिनोलॉजीज आपके टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। लाइक सूबा, इसी तरीके से सूबेदार, दीवान, बख्शी, सादर, काजी, जागिर, खलीसा, लैंड सिस्टम एंड इनाम। फर्दर अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, देखिए लोकल लेवल पर अकबर एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात आपको देखने को मिलेगी कि जैसे दिल्ली सल्तनत में लोकल गवर्नमेंट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बट लोकल गवर्नमेंट अकबर के टाइम पर बहुत तरीके से डिवाइडेड थी, बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म के साथ काम कर रही थी, जिसमें फौजदार आते थे हु वाज बेसिकली द चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड अमल गुजार हु वाज द रेवेन्यू कलेक्टिंग और द लैंड असेसमेंट ऑफिसर। दीज वर द चीफ ऑफिसर्स ऑफ द सरकार एट दैट टाइम। तब से पूछ लिया जाता है कि फौजदार आपको यहाँ पर स्वैप करके दे दी जाएगा, फौजदार यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशली इस तरीके के एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पर आपको अमल गुजार दिया होगा, दोनों में आपको स्वैप करके दे दी जाएगा कि अमल गुजार जो है वो चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है। अमल गुजार वॉज द लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन हु वर द चीफ ऑफिसर्स ऑफ सरकार, हाउएवर फौजदार वर द चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये आपको याद रखनी चाहिए बात। देन फर्दर अगर इसमें हम और डेप्थ में जाते हैं कि एक सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करूँ तो विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब्ती सिस्टम और बंदोबस्त सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। उसके बाद धसाला सिस्टम भी था। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स, और यही जब्ती का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था। देन घोला बख्शी सिस्टम, जिसे बताए सिस्टम भी कहा जाता था, प्रोड्यूस डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट्स वाज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, एंड पीजेंट्स वर गिवन अ चॉइस कि या तो आप ये घोला बख्शी सिस्टम जिसे बताए सिस्टम भी बोला जाता था इसको फॉलो कीजिए, या फिर आप धसाला सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो ये आपको यह बात याद रखनी है। ऑल्सो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज लाइक नसाक या कंकत, दीज वर द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीजेंट हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। तो जैसे वो पास्ट में पे कर रहे हैं उसी तरीके से वो आगे भी फर्दर चलेगा। एंड ऑल्सो द कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पोलज, छाछर, बंजर एंड पराती, बेस्ड ऑन कि कितने समय में लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। अगर 1 साल में किया जाएगा एवरी ईयर, देन पोलज, अगर 2 साल में तो पराती, अगर 3 से 4 साल में तो छाछर, और अगर 5 या उससे ज़्यादा साल तो बंजर। ये टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड पेमेंट वॉज जनरली मेड इन कैश, एंड कनिंगोज वर हेरिडेटरी होल्डर्स ऑफ लैंड, एंड करोरीज वर ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी फॉर द कलेक्शन ऑफ दाम। यानी कि ये दाम है, नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद दी डैम्स जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। डैम नहीं है, दाम है, दाम बेसिकली रुपया। तब से पूछ लिया जाता था कि कनिंगो कौन थे, करोरी कौन थे। करोरी
वो ऑफिसर्स थे जिनको नॉर्थ इंडिया में अपॉइंट किया गया था जिसके से कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करें। कनिंगो कौन थे? दे वर द हेरिडिटरी होल्डर्स ऑफ द लैंड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कॉइनेज का। देखिए कॉइनेज से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है जीएस पेपर 3, इवन जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया तो कई बार नॉट डायरेक्टली इन प्रीलिम्स बट मॉक टेस्ट सीरीज में कॉइनेज का जरूर क्वेश्चन आया हुआ है अकबर से रिलेटेड इनडायरेक्ट वे में। आपको याद रखना है दैट अशरफी जो हैं यानी कि जिन्हें मोहर कहा जाता है, they were introduced, these were gold coins which were introduced by Akbar himself and he also began dating his coins as per the new Ilahi era, और जो पुराना era था हिजरी era उसको रिप्लेस कर दिया गया था। Akbar also introduced the practice of inscribing Persian poetry praising the rulers on coin, ये भी एक पार्ट था अपनी लेगेसी को आगे काम करने के लिए। तो कॉइनेज में अशरफी और मोहरों का पार्ट जरूर पता होना चाहिए कि गोल्ड कॉइन्स थे, इन्हें इंट्रोड्यूस किसने करा और ये जो कॉइन्स थे किस पर डेटेड थे इलाही एरा पे। एंड फर्दर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन कॉइन्स के ऊपर क्या पर्शियन भाषा में था, अरेबियन या उर्दू में था। तो वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं एट द लास्ट मिनट। आपको याद रखना है दैट पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन पोइट्री वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन दीज कॉइन्स in the praise of Akbar. So this was all for today. Remember these terminologies, they are very important as far as the exam is concerned. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.